नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चर्चा करेंगे आज बहुत अहम विषय के ऊपर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा पीडीपी के साथ गठबंधन करेगी, वहीं पर साफ तौर पर नकारते हुए नजर आए हैं वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा। इस बात को सिरे से नकारते नजर आए हैं और उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने की बातें चल रही हैं, ये राजनीति कुछ और तरीके से होती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। तब भी हमने गठबंधन किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीतियां थी उनके मद्देनजर यह गठबंधन हुआ था, पर ऐसा हो नहीं पाया कि जिस तरीके से हम चाहते थे सरकार चले, तो इसलिए वो गठबंधन तोड़ दिया गया था। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, किन चुनावी मुद्दों को लेकर ये सब सियासी दल के नेता जो है ये जा रहे हैं वोटर्स के पास, वो अहम विषय है। क्या बेरोजगारी, जहां एक बात की जाती है 33% आरक्षण देने की महिलाओं को, और वहां पर बात की जाए इन चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, क्या उनको इसमें सीट्स उस हिसाब से मिल रही हैं? क्यों उनकी दावेदारी जो है वो कम आंकी जाती है? पहले हम सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का और पीडीपी प्रमुखा महबूबा मुफ्ती का। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सोची समझी तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर में आज काम कर रही हैं वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत यह है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पर सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके, ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है? बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं, हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते हैं, कतई नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। प्रत्यारोप देखें किस तरह से लगते हुए नजर आए हैं और उमर अब्दुल्ला के बयान पर लगातार सियासत जो तेज होती जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ विनोद कुमार, हमारे सीनियर सहयोगी। चर्चा शुरू करेंगे इन्हीं के साथ। जिस तरह से ये साफ तौर पर आरोप ये लग रहे हैं, तो इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जहां उमर अब्दुल्ला आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, एक तरफ
वो कहते हैं हम सब एक साथ हैं, अगर भाजपा को हराना है। ऊपर से पीडीपी की जो प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी कहती हैं साफ तौर पर कि अगर इस पार्टी से जीतना है, अगर उठ के ऊपर आना है तो हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। पर यहीं पे आरोप लगातार लगाते हुए नजर आते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपने सवाल मुझसे पूछा। जी जी सवाल ये उठता है कि कोशिश की गई थी, पहले गुपकार अलायंस बनाया गया, उस गुपकार अलायंस के बाद डीडीसी इलेक्शन होते हैं, ये अलग-अलग खड़े हो जाते हैं। फिर इंडिया ब्लॉक बनाया गया, महबूबा मुफ्ती को कहाँ नहीं आमंत्रित किया गया, हर जगह पे महबूबा मुफ्ती को ले जाया गया। लेकिन आप देखिए लोकसभा चुनाव में जैसे घी में से बाल को निकाला जाता है, वैसे ही पीडीपी की अध्यक्षा या पीडीपी को उस गठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से बाहर निकाल दिया गया। स्वाभाविक सी बात है, एक मरतबा फिर महबूबा मुफ्ती ने एक ईमानदाराना प्रयास किया। ईमानदाराना प्रयास करते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखिए, अगर आपकी पार्टियां मेरे मैनिफेस्टो से इत्तेफाक रखती हैं तो हमारी पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी। यानी इतना ओपन ऑफर अगर महबूबा मुफ्ती ने दिया है, उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी मुखालफत की है और कांग्रेस चाहती थी इनके साथ भी गठबंधन बनाया जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत के आगे कांग्रेस की भी नहीं चली और अल्टीमेटली पूरी तरह से अगर बात की जाए साहिल, तो एक आइसोलेशन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बहे। मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे, जिस तरीके से साफ तौर पर गठबंधन पे जब बात आती है तो क्या लगता है ये मजबूरी का गठबंधन है? क्योंकि पीडीपी ने साफ तौर पर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए हैं, क्योंकि रास्ता कोई साफ नहीं हुआ अलायंस के साथ, तो उसके बाद लगातार सवाल करती हुई नजर आई हैं। उसके बाद ही ये कुछ सरगर्मियां तेज हुई कि पीडीपी बीजेपी के साथ जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मुझे लगता है मजबूती के लिए नहीं, मजबूरी का गठबंधन है। अगर हम तारिक हमीद करा की स्टेटमेंट को देखें, कल की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियां हमारी रही हैं। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि जिन लोगों को हम टिकट नहीं दे पाए हैं वो कार्यकर्ता, वो नेता हमसे नाराज़ हैं। यानी ऐसा कौन सा गठबंधन है, किसका प्रेशर है जिसमें आप इस तरह का गठबंधन कर रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को भी नाराज़ कर रहे हैं, आप अपने नेताओं को भी नाराज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारी नाराज़गी कांग्रेस में भी है, रिजेंटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है। तो कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट, कहीं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं, ये उन पर उल्टा ना पड़ जाए, ये भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक चिंता का विषय तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पे मैं बात करूं कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की, वहां पर साफ तौर पर अगर हम बात करें एनसी के जो प्रमुख हैं जी फारूक अब्दुल्ला जी, तो वो भी साफ तौर पर यही कहते हैं कि एक मजबूरी का हमें सरकार बनानी है, हर हाल में बनानी है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए ये गठबंधन है। पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, कुछ नेता नाराज भी होते हुए नजर आए। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी साफ तौर पर यही कहती है कि गठबंधन है, ये करना हमारी मजबूरी है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए साहिल, अगर आप सपोज एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 5 से 18 को गवर्नमेंट गिरी थी, जून 2018 को गवर्नमेंट गिरी थी, 18 से लेकर 24 तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप निरंतर तैयारी कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के आप इशू को एड्रेस कर रहे हैं, उनका रिड्रेसल कर रहे हैं, और आखिरी समय में आपको ये कह दिया जाता है कि ये सीट साहिल जी आपकी नहीं है, फलां व्यक्ति की है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके भीतर गुस्सा रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, हम इंसान हैं, गुस्सा रहेगा। वही गुस्सा मुझे लगता है कि कांग्रेस के बीच भी है जिनको टिकट नहीं मिला है, और सेम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच में भी है जिनको अवसर नहीं दिया गया, जो पिछले 6 सालों से या 2014 के बाद से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो हम इसका हिस्सा बनेंगे। वो नाराज़गी कहीं ना कहीं जब आप मतदान केंद्रों में जाओगे या फिर अपने कार्यकर्ताओं से मिलोगे, आप ज़रूर ऐसा बोलोगे आपकी मर्जी है। आप नहीं, कतई नहीं कहोगे कि हाईकमान ने ये कहा कि फलां व्यक्ति को वोट डालना है, आप उसी को डालिए। आप कहोगे कि आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी भी तब आप कहोगे कि बड़ी ज़्यादा आपकी डेडिकेशन है अपने संगठन के लिए, अलबत्ता आप कहोगे कि अपोजिशन को डाल दीजिए वोट। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी, अगला सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस गठबंधन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तो है ही है। कांग्रेस ने अपने कल सूची जारी करती है, दूसरी जिसमें 6 उम्मीदवार रखे जाते हैं, और ठीक उससे कुछ देर के बाद भाजपा भी अपनी एक और सूची जारी करती है जो कि चौथी सूची थी,
जिसमें कि 6 उम्मीदवार वो अपने घोषित करती है। क्या लगता है कि ये पहले देखा जा रहा है कि ये अनाउंस करें फिर हम अनाउंस करेंगे? अभी तक घोषणा पत्र दोनों पार्टियों का नहीं आया है, क्या ये देखा देखी चल रही है, पहले एक करेगी फिर मैं दूसरी करूंगी? बिल्कुल साहिल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि घोषणा पत्र, बिना घोषणा पत्र के रोड मैप है नहीं। दोनों पार्टियों ने अपना रोड मैप, वो रोड मैप जो पब्लिक को दिखाना होता है, जिसके आधार पर वोट मांगना होता है, वो रोड मैप दोनों ने अभी तक अपना जारी नहीं किया है। और दूसरी रही बात की इंतज़ार करते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी रहती है, राजनीतिक रणनीति इसको बोलते हैं, कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस चेहरे को उतारा जाएगा, उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसका तोड़ क्या है। और यही एक वजह थी कि साथ साथ सूचियाँ निकाली गई हैं। और बड़ी बात यह है कि तारिक हमीद करा को श्रीनगर से उतारा गया है। अगर हम बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की बात करें, नौशहरा से उतारा गया है। उनको हालांकि संशय था, पता नहीं किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ाया जाएगा। फिर विबोध गुप्ता जो पहाड़ी नेता हैं, फॉर्मर MLC भी है और उनका राजौरी में दबदबा है, उनको राजौरी की आरक्षित सीट से उतारा गया है। शबीर खान को धन्नामंडी से उतारा गया है। इसी तरीके से सारे 6 जो उम्मीदवार हैं मैदान में उतारे गए और सबका एक समीकरण बना करके कि संतुलित तरीके से उम्मीदवार दिया जाए और जीत को सुनिश्चित किया जाए। साहिल, पहली प्रायोरिटी जो पार्टी के बड़ा नेता रहते हैं उनकी यही रहती है कि विनेबिलिटी देखा जाए कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, जातीय समीकरण क्या है, धार्मिक समीकरण क्या है। इन सबको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने के बाद ही उम्मीदवार दिया जाता है। जिस तरह से इस बात से दरकिनार तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि चुनाव और जिस तरह से लिस्ट बाहर आ रही है, एनसी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए थे। अब कांग्रेस और बीजेपी तीसरे फेज में ज़्यादा सीटें रहेंगी जम्मू से। कांग्रेस का होल्ड भी जम्मू में है और भाजपा का जम्मू में है ही है, तो तभी ये पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट बीजेपी ने भी काफ़ी हद तक अपने पत्तों को खोल दिया है। कुछ एक सीटें हैं, जैसे बिश्नाह की लगा लीजिए, रामगढ़ की लगा लीजिए, उधमपुर की लगा लीजिए, एक बाहू की लगा लीजिए। ऑलमोस्ट बाकी सीटें तो क्लियर कर ही दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने और बाकी पार्टी ने भी कर दिया। अब इंतज़ार है सिर्फ कांग्रेस का। कांग्रेस में टिकटों के वितरण को लेकर के कहीं ना कहीं घमासान बना रहता है। उस घमासान से बचने के लिए ही मुझे लगता है कि देरी की जा रही है। हालांकि कल भी मीटिंग चली थी और कल 6 व्यक्तियों का नाम कर दिया गया था 19 में से। बाकी जो है वो जल्द ही कर दिए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़नी है तीसरे फेज की, तो लिस्ट जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। और दोनों पार्टियों को पहले मैनिफेस्टो लेकर के पब्लिक के बीच में आना चाहिए, जिसको रोड मैप कहते हैं कि आप अगर आते हैं सत्ता में तो 5 सालों में क्या क्या आप करेंगे। जी, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, केशव जैन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपका सवाल यही रहेगा आपसे कि भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में अब जा रही है, क्योंकि अभी तक मैनिफेस्टो जो है वो जारी नहीं किया गया है, रोड मैप क्या तैयार नहीं किया गया है, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी भाजपा? साहिल जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे राष्ट्र हित में अब तक रहे हैं, उन सारे मुद्दों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वह विधानसभा का चुनाव है वहां, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने स्वीकारा है कि चाहे वो धारा 370 को हटाने को लेकर के रहा हो या और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तमाम सारे मुद्दे थे उनको हल करते हुए जिस प्रकार से भारत देश आगे बढ़ रहा है। अभी आप देखिए कि यूक्रेन का जो युद्ध था, वहां पर जो जिस प्रकार से माननीय मोदी जी गए, उनको जिस प्रकार से सम्मान मिला, और जब तक वहां पर रहे वहां पर युद्ध रुका रहा। ये भारत की शक्ति बढ़ करके आ रही है। इसको कहीं ना कहीं विपक्ष इस दृष्टि से देखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वो है, ऐसा नहीं है। केशव जैन जी, हम बात कर लेंगे, भारत की बात तो हम कर ही लेंगे, पर अब इस बात हो रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर, वो बहुत अहम है, क्योंकि क्या रोड मैप है, क्या बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहने वाला है, क्या पिछले 10 साल में क्या ये हल हो पाया? बिल्कुल पहले हमने वही बात कही कि हमारे जो मुद्दे राष्ट्र के प्रति सब जगह पे रहे, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के विकास को ध्यान में रख करके हमारे मुद्दे तय होंगे। अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए जिस प्रकार से अलगाववादी ताकतें जम्मू कश्मीर में हावी रही, अलगाववादी ताकतों को हमेशा नेस्तनाबूद करने के लिए खड़े रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप रहा है। और धारा 370 को समाप्त करके हमने अलगाववादियों को वहां पर कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो जो लोग हमारे, जो कश्मीरी भाई जो चाहते थे कि भारत देश के हम अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग हमेशा रहे,
उसको लेकर के और ज्यादा पुख्ता हुए और ज्यादा ताकत मिली है। और आप देखिए कि वहां पर चौक पे जिस प्रकार से तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस गठबंधन करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब लगातार इस बात को जोर देते हैं कि अगर हम जीते तो धारा 370 को वापस लाएंगे। पहली बात तो ये कि राज्य सरकार उसको वापस ला नहीं सकती है, लेकिन उनका एजेंडा तो है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना एजेंडा स्पष्ट नहीं किया कि वो धारा 370 को वापस लाने के साथ में है कि नहीं है, अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। और एक चीज है, जिस प्रकार से वहां पर समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही है कि वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिमों के बजाय किसी और की राजनीति करती है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो क्या वहां पे जो गठबंधन दल है, घटक दल का नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से वहां पर चलिए केसी जैन जी, एक जम्मू कश्मीर में। जैन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने जो तीव्रता से अपना रिएक्शन दिया था, आपने कहा कि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। 2019 में आपने 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया और आपने राम मंदिर का निर्माण भी किया, और 2024 के नतीजे जो 18वीं लोकसभा थी उसके नतीजे आपको 241 तक सीमित कर गए। 303 तो आपने 2019 में लिए थे। देखिए विरोध जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हम केवल राजनीति चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने तक ही नहीं सीमित। हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी चाहे जितनी सीटें हैं, सीटें कम हो या ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने राष्ट्र के मुद्दों से पीछे नहीं हटी। अभी आप देखिए जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो स्थिति हुई, अगर हम एनआरसी सीए लेकर के आते हैं, देश के अंदर ही जिस प्रकार से आंतरिक ताकतें उसका विरोध करती हैं, तो हमारे जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनको जिस प्रकार से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर 2010 के पहले जो आए हुए हमारे देश के वो नागरिक जो कहीं ना कहीं हमसे बिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे, कभी बांग्लादेश भी एक था, भारत देश का हिस्सा था, कभी पाकिस्तान भी भारत देश का हिस्सा था। अगर हमारे लोग वहां बिछड़ गए, रह गए हैं, आज वो अल्पसंख्यक है, प्रताड़ित हो रहे हैं और 2010 से पहले भारत देश की शरण ले चुके हैं, उनको अगर हम नागरिकता देते तो क्या दिक्कत है? यानी कि 2010 से लेके अब तक 14 साल से वो यहाँ पे रह ही रहे हैं, लेकिन नागरिकता उनको नहीं मिली और वो जाए तो छोटा सा सवाल और लूंगा। यूक्रेन में पीएम जाते हैं तो युद्ध रुक जाता है, बांग्लादेश में हिंदुओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिरों को किसको तोड़ा जा रहा है, वहां पे पीएम की दहशत नहीं चलती है, वहां वो रुतबा नहीं दिखता है। नहीं विरोध जी, देखिए ये भी आपका प्रश्न बिल्कुल एक ज्वलंत प्रश्न है और भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल का पूर्ण रूप से परिचय दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश दुश्मन देश के रूप में स्थापित। बांग्लादेश में जो अस्थिरता पैदा हुई उसको स्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत देश ने हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा है, भारत देश ने अपील भी की है वहां पे शांति व्यवस्था, वहां पे सरकार की बहाली के लिए। और जो भी सरकार वहां पे अंतरिम सरकार या जो भी सरकार आई है उसके साथ तारतम्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तारतम्य के साथ ही हम एक अपना एक जिस प्रकार से मित्र देश रहा है हमारा बांग्लादेश, एक मित्रता के साथ ही वहां पे हम शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं और अपने लोगों को हम बचा सकते हैं, न कि विद्रोह की स्थिति के साथ। तो भारत देश ने अपनी पूरी कूटनीतिक चाल का परिचय दिया है और जो भी सरकार वहां बन रही है उसके साथ तारतम्य बना करके भारत देश आगे काम करेगा। रही बात शेख हसीना को शरण देने की, तो भारत देश हमेशा सहिष्णु रहा है, जिसके ऊपर भी संकट आया भारत देश ने हमेशा उसकी मदद की है। तो ऐसे में पूरी कूटनीतिक चाल का जिस प्रकार से भारत देश ने परिचय दिया है, माननीय मोदी जी ने तमाम सारे लोगों से उस संबंध में बात की है और शांति व्यवस्था बहुत तेजी से कायम भी हो रही है। हाँ, चूंकि अस्थिरता वहां पैदा हुई और एक चुनी हुई सरकार, जी मैं आपको रोकना चाहूंगा हमारे साथ तो प्रवक्ता कांग्रेस के भी वाचस्पति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। जिस तरह से चुनाव है विधानसभा, तो उसमें क्या लेकर ये जनता के पास जा रहे हैं, या फिर एनसी के साथ इनका गठबंधन है तो वही मुद्दा इनका रहने वाला है जो मुद्दे एनसी के घोषणा पत्र में शामिल हैं। स्वागत है सर वाचस्पति द्विवेदी जी आपका। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या बेरोजगारी? देखिए, जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं और जो जम्मू कश्मीर के और मुद्दे हैं उन्हीं को हम लेके जाएंगे। जैसे वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ धारा 370 की बहाली का हमारा मुद्दा है। हम 370 की बहाली की पूरी कोशिश करें। हमारी सरकार बनती है
तो हम 370 वापस मुनक्कद करेंगे। और इसके साथ साथ अन्य जो जो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की कमी है उसका पूरा करेंगे, हमारा जो है उसका करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर हम वो सारा काम करेंगे जो राष्ट्रभक्ति के दायरे में आता हुआ, जो राष्ट्रभक्ति के दायरे में रहेगा वो काम करेंगे। पर बात मुख्य मुद्दा 370 की बहाली करी जाएगी, क्या वो गलत है? देखिए आप जब ये सही नहीं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। देखिए साहिल, जब आप 370 की बात करते हैं तो 371 जो 6 सिस्टर्स में लगा हुआ है उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? वहां पे भी तो सेम प्रोविजन लागू है, वहां पर भी तो आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पे भी तो आप वही सब उपबंध निबंध लागू है। जबकि धारा 370 में तो 3/4 जब आपकी सरकार नहीं तब क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया गया था? लेकिन आपने 371 पे खत्म करने 371 की बात क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो इसी देश का हिस्सा है। 371 भी एबोलिश करिए, बात जम्मू कश्मीर की 370 उनको क्यों नहीं एबोलिश करते? 371 करके आप केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और 371 को खत्म क्यों नहीं करेंगे? 370 को भी एबोलिश करिए, सेम प्रोविजन तो है। तो निरस्त किया हुआ है, कुछ कह रहे थे तो उसको वापस लाने की क्या मंशा है जी? उसको वापस लाने की क्या मंशा है? पूर्ण बहुमत से हमारी अगर सरकार, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 370 हम बहाल करेंगे और जो पूर्व की स्थिति थी हम वो पूरा लाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। पूरा का पूरा जो भी यथास्थिति थी वो रखेंगे, लेकिन 370 में कुछ उपबंधों पर हम छूट चाहेंगे। 370 के कुछ उपबंध हैं उन पर हम पुनर्विचार करेंगे और एनसी के साथ बैठ के बात करेंगे। 370 जो पूर्ववत थी उस प्रकार की नहीं होगी, उसमें कुछ प्रोविजंस में सुधार करने की जरूर बात होगी। जी केसी जैन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं रोकता हूं, मैं रिएक्शन ले लूं उनसे। कांग्रेस हमेशा से अलगाववादियों के साथ में रही है और जिस प्रकार से अलगाववाद को वहां पर बढ़ावा अलगाववादी पीडीए के साथ सरकार बना केंद्र में सरकार रहते हुए पीडीए के साथ जब सरकार बना रहे तब अलगाववाद नहीं था। दो संविधान, दो निशान, दो निशान, दो झंडे, दो संविधान, इस तरीके की बातों का समर्थन अरे भाई कांग्रेस भी तो वही है, नागालैंड में भी तो वही है, देश को बांटने वाली में भी देख लिए, नागालैंड में भी दो संविधान, दो निशान है, वहाँ पे भी अलग झंडा है। जब वहाँ पर जनता का ये विचार है, जनता ने एक पता करिए, साक्ष्य पता करके बहस करा करिए। 70 से हटनी चाहिए, लेकिन अलगाववादियों को प्रश्रय देने के लिए कांग्रेस के अंदर छटपटाहट है। क्या राज्य सरकार धारा 370 को वापस ला सकती है? बिल्कुल नहीं ला सकती है। लेकिन ये धारा 370 की बात अलगाववादियों द्विवेदी जी से एक सवाल, जैन साहब आपको द्विवेदी जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको 6 अगस्त 2019 को जो कांग्रेस की आला कमान की मीटिंग हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें यह नहीं था कि 370 की वापसी होगी, 35A को वापस लाया जाएगा। आप अपनी जो पार्टी की लाइन से उससे इलाइदा क्यों चाहते हैं? क्या द्विवेदी जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 झंडे हों? द्विवेदी जी चाहते हैं कि एक संविधान और हो जम्मू में? अगर आप संविधान की बात कहां से आ गई जनाब? आप अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड में कौन से संविधान है? वहां 2 झंडे नहीं है क्या? उस पर क्या करने की कोशिश आप चाहते हैं? मोदी सरकार ने क्या वहां पे तो 2 झंडे हटाने और 2 संविधान हटाने की बात की? वहां पे तो 2 मुद्रा भी चलती है, 2 मुद्रा, एक भारतीय मुद्रा चलती है, एक नागालैंड की मुद्रा चलती है, आपको तो पता होगा। 35A के साथ हम अगर आप शुरुआत से बात करें तो हमने देखिए कहां से कहां तक लाके इन 70 साल के अंदर हमने बहुत सारे जो प्रोविजन थे जो उस समय के 370 के थे उनको धीमे धीमे राष्ट्रीय कलेवर देते हुए उसको धीमे धीमे रिजेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब कोई मुद्दा बहुत ज्यादा वहाँ लोकल इश्यूज के साथ जुड़ा है तो हमें कम से कम उनके साथ लेके बात करनी पड़ेगी। 370 तो उस समय पीडीए के साथ भी लगा हुआ था, जब इन्होंने सरकार बनाई के लिए आप क्या करेंगे भाई? 370 तब आता है जब इन्होंने वहां से समर्थन पीडीए के साथ ले लिया। जनता देख रही है, देश देख रहा है, के साथ समर्थन वापस ले लिया, तभी तो 370 हटाया है ना। बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो 370 के सरकार बनाए रखे। जम्मू कश्मीर में जो अस्थिरता रही, जम्मू कश्मीर के लोग जिस प्रकार से प्रताड़ित होते रहे, जिस प्रकार से आतंक के साए में जम्मू कश्मीर के लोग अपना जीवन जी रहे थे, आज उनको उन सारी चीजों से मुक्ति मिली है, उस प्रताड़ना से,
उस आतंकवाद से, और आप फिर से अलगाववादियों को प्रश्रय दे करके उनको उन्हीं सारी आग में फिर से झोंक देना चाहते हैं। और एक तरफ आप स्वयं कह रहे हैं कि जो इस तरीके के प्रोविजन देखिए, साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं और जिस तरीके से कोई भी स्पष्ट रूप से ये बात नहीं बता रहा है किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, कि कौन से मसले जो है वो जनता के हल होंगे। सिर्फ 370 का आराग जो है वो अलापा जा रहा है, ये पता नहीं क्यों। धन्यवाद प्रवक्ता मतलब बीजेपी के केसी जैन जी आपका भी, वाचस्पति द्विवेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस आपका भी, हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार आपका भी। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, पर क्या इन आरोपों से कुछ हो पाएगा? क्या जनता के जो मसले हैं वो हल हो पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और मैनिफेस्टो कब तक आता है, क्योंकि एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। जनता क्यों वोट करेगी पार्टियों को जाके। फिलहाल आज के बात भारत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।